हेलो गाइस एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम लोग आज पेप्टाइड्स पार्ट 3 में हम लोग आ चुके हैं और अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पेप्टाइड्स। ओके, सो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द पेप्टाइड्स। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइड्स जो होता है ये क्या होता है, ये जब दो अमीनो एसिड्स एक साथ मिलते हैं, ठीक है, एक अमीनो एसिड 1 प्लस अमीनो एसिड 2, ये दोनों जब साथ मिलेंगे तो ये मिलकर जो बनाएंगे, ठीक है, वो बनेगा अमीनो एसिड 1 और अमीनो एसिड 2 के बीच में बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड होता है इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो दो अमीनो एसिड मिलके पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं और इसको हम लोग पेप्टाइड बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ नोन एज पेप्टाइड। अब अगर हम पेप्टाइड को स्टडी कर रहे हैं तो पेप्टाइड जो होते हैं ये हमारे, जैसे कि हमने अमीनो एसिड में क्लासिफिकेशन किया था, वैसे पेप्टाइड में भी 3 टाइप्स के पेप्टाइड होते हैं ब्रॉडली। ठीक है, एक होता है डाईपेप्टाइड, एक होता है ट्राईपेप्टाइड, ठीक है, एक होता है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिख रही हूँ ताकि हमारा जल्दी कवर अप हो जाए। तो जो डाईपेप्टाइड होता है उसमें 2 अमीनो एसिड्स एक साथ जुड़े होते हैं। जो ट्राईपेप्टाइड होता है उसमें 3 अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं और जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसमें मैनी अमीनो एसिड्स एक साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को क्लियर हो गई। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, अब हम इसके नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। नॉमेनक्लेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज ये अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आपको आगे का कुछ समझ नहीं आएगा। तो नॉमेनक्लेचर जो है पेप्टाइड्स का, ठीक है, वो कैसे किया जाता है। अब देखिए, पेप्टाइड्स जो हैं हमारे, ठीक है, उसमें अगर मैं एक अमीनो एसिड लेती हूँ, मान लो NH3 पॉजिटिव, जो ट्रायनिक फॉर्म में बना रही हूँ, ठीक है, COO नेगेटिव। तो ये जो NH3 पॉजिटिव है और ये CO नेगेटिव है, ये दोनों टर्मिनल्स है। टर्मिनल्स मतलब एंड्स। ठीक है, ये इस पूरी चेन के एंड्स हैं। तो ये वाला जो एंड होता है जहाँ पर N प्रेजेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एन टर्मिनल। ठीक है, सिंपल। और जहाँ पर C प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग C टर्मिनल। ठीक है, ये वाला नॉमेनक्लेचर आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, लेफ़्ट में हमेशा एन टर्मिनल आता है, ठीक है, और राइट में हमेशा C टर्मिनल आता है। ये कन्वेंशन सेम रहती है हर जगह के लिए। अगर लेफ़्ट होगा तो एन टर्मिनल, राइट होगा तो C टर्मिनल। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। अगर मैं एक अमीनो एसिड ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे NH3, ठीक है, CH2 CO, क्या है ये, ग्लाइसिन है, CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड बना। अच्छा, अब मैं पेप्टाइड बॉन्ड तो आपको बताया नहीं, पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है। देखो, पेप्टाइड बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है ये हम ऑलरेडी 11th-12th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है एक अमीनो एसिड का COOH और दूसरे अमीनो एसिड का NH2 ग्रुप आपस में कंबाइन करता है। तो अगर मेरे पास, देखो मैं इसी एग्जाम्पल के अंदर आपको बता देती हूँ, जैसे मैं ये वाला ले रही हूँ, ये एक अमीनो एसिड था मेरे पास, मैं ग्लाइसिन ले रही हूँ मैं, प्लस मैं एक और अमीनो एसिड ले रही हूँ एलेनिन। ठीक है, तो ग्लाइसिन और एलेनिन का जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, क्योंकि 2 अमीनो एसिड एक साथ जॉइन हो रहे हैं। तो अगर मैं ग्लाइसिन नॉर्मल तरीके से लिखती हूँ, ये हमारा ग्लाइसिन होता है, ठीक है, प्लस एलेनिन क्या होता है हमारा, एलेनिन होता है हमारा NH2CH, यहाँ पर CH3 होता है R की जगह, COOH, ये होता है मेरा एलेनिन। ठीक है, ये है मेरा ग्लाइसिन, ये है मेरा एलेनिन। तो अब ये जो ग्लाइसिन होगा, ठीक है, ये एलेनिन होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है उसमें -H2O होता है। ठीक है, वाटर का रिमूवल होता है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई थिंक इतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से आपका OH निकलता है और यहाँ से एक H का मॉलिक्यूल निकलता है। COH में से एक OH निकलता है, NH2 में से एक H का मॉलिक्यूल निकलता है। यहाँ पे H2O माइनस हो जाएगा, तो जो आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दैट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, NH3 CHH, ठीक है, CO। अब यहाँ से क्या बचा, सिर्फ CO बचा और यहाँ पे सिर्फ NH बचेगा, CONH CH CH3 या CH, और यहाँ पे लगेगा आपका एंड में COOH। ये आपके
2 फॉर्म हो चुके हैं, बॉन्ड बन गया है बिटवीन, ये वाला जो बॉन्ड है दिस इज़ योर पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और एक इसके बीच में बन गया है ग्लाइसिन और एलेनिन के बीच में, ग्लाइसिन और एलेनिन के बीच में। ये बात समझ आ रही है। अब मान लो मेरे पास ये वाला एक पेप्टाइड आया है, अब इस पेप्टाइड का मेरे को नेमिंग करनी है, ठीक है। तो इस पेप्टाइड की नेमिंग के लिए एक रूल है कि जो भी आपके एन टर्मिनल वाले होते हैं, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड वाले जो भी होते हैं, उनमें हम INE नहीं लगाते हैं, उसकी बजाय हम YL लगाते हैं। ये बात याद रहेगी, ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब जैसे मैं अगर ये वाला ही ले लेती हूँ, ग्लाइसिन एलेनिन, ये ग्लाइसिन और एलेनिन कंबाइन हो रहा है, तो ग्लाइसिन की स्पेलिंग क्या होती है, CINE होता है, ठीक है। लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड पे लाई कर रहा है, एन टर्मिनल वाले पार्ट पे लाई कर रहा है, तो ये बन जाएगा ग्लाइसाइल। और जो राइट हैंड साइड होता है वो हम सेम टू सेम वैसा ही लिखते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो एलेनिन ही रहेगा। तो ये हमारे इस कंपाउंड का नाम क्या बन रहा है, ग्लाइसाइल एलेनिन, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रही हूँ, मान लो जिसमें 3 पेप्टाइड्स कंबाइन है, ट्राई पेप्टाइड ले लेते हैं हम लोग। मान लो मैंने एलेनिन, ग्लाइसिन और वैलिन को कंबाइन करा है, ठीक है। तो मेरे को कैसे अब नेमिंग करनी है, तो मैंने आपको बताया था जो लेफ्ट हैंड साइड लाई करते हैं। अब आपको ये कन्फ्यूजन रहेगा इसमें कि ये जो ग्लाइसिन है ये हम लेफ़्ट में लेंगे क्या राइट में लेंगे, तो हम इसको लेफ़्ट में ही लेंगे, ठीक है। सिर्फ जो राइट वाला एक्सट्रीम वाला होता है उसको हम एज इट इज़ लिखते हैं, बाकी जो लेफ़्ट में पड़ता है उनको हम YL से ही लिखते हैं। तो ये बन जाएगा एलेनाइल, ठीक है, YL लगाया, ग्लाइसाइल YL लगाया, वैलिन, समझ रहे हो, वैलिन हमारा सेम ही रह गया। तो ये इसका पूरा का पूरा नॉमेनक्लेचर बन गया इस वाले कंपाउंड का, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना है, दैट इज़ नोन एज सिंथेसिस, एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पक्का आता है, ठीक है। सिंथेसिस, तो जब मैं सिंथेसिस पढ़ा रही हूँ तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती है सिंथेसिस करने के लिए, किसकी, पेप्टाइड्स की। एक होता है क्लासिकल मेथड ऑफ सिंथेसिस, एक होता है सैंगर्स मेथड, नहीं सॉरी सैंगर्स नहीं, मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस, ठीक है। तो ये 2 ब्रॉड क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासिकल मेथड और मैरीफील्ड सॉलिड फेज सिंथेसिस। तो हम इनको अच्छे से फ्रेश पेज से पढ़ते हैं। आज आई थिंक मैं क्लासिकली पढ़ा पाऊँगी, अकॉर्डिंग टू द टाइम हम लोग आगे बढ़ेंगे जितना भी हमें टाइम लगेगा, ठीक से। सो नाउ गाइज लेट अस बिगिन विद द क्लासिकल मेथड। क्लासिकल से बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्लासिकल मेथड को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले N और C टर्मिनल क्लियर होना चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है। अब मैं सिंथेसिस में क्लासिकल मेथड स्टार्ट कर रही हूँ। तो अगर मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके चल रही हूँ, मेरे को एक बॉन्ड बनवाना है, मेरे को एक पेप्टाइड चाहिए किसका, ग्लाइसिन और एलेनिन का, ठीक है। तो मैं रिएक्शन मिक्सचर में क्या डालूँगी, मैं ग्लाइसिन भी डालूँगी, मैं एलेनिन भी डालूँगी, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ प्रोडक्ट में यही नहीं मिलेगा, और भी पॉसिबिलिटीज़ हो जाती है, जैसे कि हमें एक ग्लाइसिन भी मिल सकता है ना, एक एलेनिन भी मिल सकता है, और एक ग्लाइसिन एलेनिन भी मिल सकता है, ठीक है। ये तीनों ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से मेरा डिज़ायर्ड ये है, ये दोनों मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस वाली रिएक्शन की ये वाली रिएक्शन ना हो उसके लिए हम लोग कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप्स का यूज़ करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स इनकी रिएक्टिव जो पॉलीपेप्टाइड जो पेप्टाइड चेन होती है उसके एंड्स को वो प्रोटेक्ट कर देता है, जिससे कि उनका रिएक्शन नहीं हो पाता है। अगर मैं एक टिपिकल अमीनो एसिड अगर कंसिडर करती हूँ, जैसे कि हमने भी ये वाला लिया था, ठीक है, एक मैं टिपिकल अमीनो एसिड लेती हूँ, ये वाला था जैसे, ठीक है। ये वाले में अगर मैं ज्विटरायनिक फॉर्म में ना रखूँ तो NH2COOH हो जाएगा ना। तो ये अगर मेरा टिपिकल एक अमीनो एसिड है, तो इसमें कौन से एंड्स रिएक्टिव हैं इसके, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये दोनों एंड ही रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्टिव एंड्स को हम लोग किसी तरीके से इसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, ठीक है।
इसको प्रोटेक्ट कर देता है या सील कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये एंड्स रिएक्ट नहीं करेंगे और हमें जो अनडिज़ायरेबल, हमारा जो अनडिज़ायर्ड कॉम्बिनेशंस हैं वो हमको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं, क्योंकि हमारे दो टर्मिनल्स होता है। तो एन के लिए एन प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है एन टर्मिनल के लिए, और सी के लिए सी प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, ठीक है। एन प्रोटेक्टिंग ग्रुप एंड सी प्रोटेक्टिंग ग्रुप। एन प्रोटेक्टिव ग्रुप के लिए हम लोग पढ़ते हैं दो, दैट इज़ बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल, एक तो ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है। और दूसरा ग्रुप जो हम पढ़ते हैं इसमें वो होता है टर्शियरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टी बॉक, ठीक है। बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल एंड टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल। और सीपीजी में हम क्या पढ़ते हैं, सीपीजी में हम लोग बेसिकली वो पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, मतलब हम इसमें एस्टर्स का यूज़ करते हैं। एस्टर्स का यूज़ करके क्या होता है कि ये जो होता है ये वाला इसको सी वाला पार्ट, जो सी वाला एंड होता है सी टर्मिनल, वो सील हो जाता है, हम वहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन करवा देते हैं और एस्टर रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ ग्रुप्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ एन प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। अगर मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ तो प्लीज़ कंसिडर इट, बिकॉज हमको वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करना है। तो जो एन प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है, मैंने आपको बताया था दो होते हैं मेरे पास, एक है मेरे पास बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल, एक है मेरे पास टर्शियरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है। तो अब ये मान लो मैं बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल ले रही हूँ, तो बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल होता है C6H5 CH2O CO, ठीक है, Cl, ठीक है। ये मेरा क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल। तो इसमें इसके साथ मैं किसको रिएक्ट करवा रही हूँ, एक अमीनो एसिड जिसको मेरे को ब्लॉक करवाना है, जिसका एक एंड ब्लॉक करवाना है मेरे को, ठीक है। NH3CHCOO नेगेटिव R, ये अमीनो एसिड है मेरे पास। तो ऑफ कोर्स हम लोगों को पता है कि जब भी वाला ग्रुप आएगा तो ये एन प्रोटेक्टिंग टाइप का ग्रुप है, तो ये एन वाले एंड पे एक्ट करेगा, ठीक है, अटैक करेगा। तो एन वाला एंड ये है तो ये इस पर अटैक करेगा, ठीक है। ये अटैक करके क्या फॉर्मेशन करेगा, ये बना लेगा C6H5 CH2O CO Cl हट जाएगा, ठीक है, HCl निकल जाएगा इसमें से, यहाँ पे NH बचेगा, NH, ठीक है, CONH CH, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है, ठीक है, COO नेगेटिव। समझ रहे हो, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये आपका इस तरीके का बन जाएगा। वैसे ही अगर मैंने टी बॉक यूज़ करा है, तो टी बॉक किस तरीके का दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है, सॉरी आप लोगों को कैमरा में विजिबल नहीं है। तो मैं अगर टी बॉक यूज़ कर रही हूँ तो टी बॉक मुझे कुछ इस तरीके का दिखेगा, CH3 होल थ्राइस COCl। इसके साथ मैंने अपना अमीनो एसिड लिया है, सेम ऊपर वाले ले रही हूँ। तो ये जब एक्ट करेंगे आपस में एक साथ तो अगेन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा एंड दिस विल बी CH3 होल थ्राइस CONH CHR COO नेगेटिव। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल, ओके। तो इस तरीके से ये एक्ट करते हैं क्या, एन प्रोटेक्टिंग ग्रुप। अब देखो ये यहाँ से अब कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा इसका फर्दर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इस वाले एंड को प्रोटेक्ट कर लिया इन दोनों ने, तो ये आगे रिएक्शन ही नहीं होने देंगे इस साइड से। अब जो भी रिएक्शन होगा वो सी वाली साइड से होगा, ठीक है, यानी कि राइट हैंड साइड से होगा। तो अब हमें राइट हैंड साइड से अगर रिएक्शन करवाना है तो उसमें एक ये वाली दिक्कत आती है कि राइट हैंड साइड में होता है हमारे पास COOH ग्रुप या COO नेगेटिव ग्रुप, ठीक है। तो ये जो ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप जैसे COOH ग्रुप है, तो ये वाला ग्रुप जो होता है ना, इसके साथ अगर हमें कोई भी रिएक्शन करवाना है ना तो दैट इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। मैं यहाँ लिख रही हूँ दैट इज़ अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है यानी कि उसको एनर्जी बाहर से लगेगी, एक्सटर्नल सोर्सेज से उसको एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है होने में, ठीक है, क्योंकि इसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो इस चीज़ को ईज़ आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज एक्टिवेशन मेथड, ठीक है। एक्टिवेशन एक टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं जिससे कि ये
वाला प्रोसेस ईज आउट हो जाए और हमारा रिएक्शन जो है वो ईजीली आगे बढ़ सके, ठीक है। तो एक्टिवेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो COOH ग्रुप होता है ना, इसको हम SOCl2 के साथ रिएक्ट करवा देता है, तो हमको जो मिलता है वो मिलता है COCl, ठीक है। और COCl जैसे इसमें भी था, तो ये बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो COCl क्या करेगा, ये आगे जो भी फर्दर रिएक्शंस होते हैं वो ईजिली कर देगा, बिकॉज दिस वन इज़ हाईली रिएक्टिव, ठीक है। तो COCl दैट इज़ एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो ये मैंने आपको कुछ N प्रोटेक्टिंग ग्रुप का बताया, मैं C प्रोटेक्टिंग ग्रुप का भी बता देती हूँ, फिर हम इन सबको यूज़ करके एक कंबाइंड रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है। CPG यानी कि C प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स मैंने आपको पहले ही बताया था, हम यहाँ पे एस्टर्स का यूज़ करते हैं। एस्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है, COOR होता है ना एस्टर्स का जनरल फॉर्मूला। तो हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास एक अमीनो एसिड था NH3 पॉजिटिव CHR COO नेगेटिव, ठीक है। इसके साथ मैं ये COOH था ना जो, तो इसको मैंने COO नेगेटिव करा देना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो COOH होता है इसके साथ COO नेगेटिव होता है ना, तो हम इसके साथ एक एस्टर ले लेते हैं, जैसे कोई भी एस्टर चलता है। यहाँ पे मान लो मैंने ले लिया CH3 वाला एस्टर ले लिया मैंने, ठीक है, CH3 वाला ले लिया, या फिर मैंने CH2 C2 C6H5 वाला ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ले लिया, मान लो मैंने यहाँ पे इसके साथ एक कंबाइन करा दिया C6H5 वाला एस्टर ले लिया, ये एस्टर बन गया है ना, ये COOR बन गया ना, ये R हो गया आपका पूरा ये वाला, ठीक है। तो ये COOR एक एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से इसको ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लेगा, तो जो भी रिएक्शंस होंगे वो अब N वाले एंड से होंगे, ठीक है। सो इट डिपेंड्स कि हमको किस साइड से प्रोटेक्ट करवाना है, तो उसके अपोजिट साइड से जो है रिएक्शन होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ और है समझने वाली, ठीक है, दिस इज़ द लास्ट वन। अगर हमने ये समझ लिया, फिर हम एक कंबाइंड रिएक्शन करेंगे जिसमें हम इन सारे मेथड्स को एक साथ लगाएंगे, ठीक है। तो रिमूवल, अब देखो, अब हम हमेशा तो नहीं चाहते ना कि ये लगा रहे, क्योंकि हमको एक प्योर अमीनो एसिड चाहिए जो भी डिज़ायर्ड है, इसके साथ हमको कोई ग्रुप प्रोटेक्टिंग ग्रुप अटैच्ड नहीं चाहिए। तो अगर हमने इसको लगाया तो हमें इसको निकालना भी आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोटेक्टिंग ग्रुप थे, NPG था, CPG था, ठीक है, NPG CPG। तो जो NPG है उसका जो रिमूवल होता है, ठीक है, रिमूवल के लिए आप लोग क्या करते हैं, मैं NPG पहले बता रही हूँ आपको, ठीक है। उसमें पहला था हमारा कौन सा, बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल, ठीक है। तो बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल को रिमूव करने के लिए हम लोग दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हमारे जो दो तरीके आएंगे वो होंगे हमारे 1 2, ठीक है। दो तरीके से बढ़ सकते हैं, या तो हम इसमें H2PD डाल दें, ठीक है, H2PD से क्या होता है, कैटालिटिक रिडक्शन, या फिर हम इसमें CH3COOH डाल दें, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr प्लस CH3COOH डाल दें, ये दो चीज़ें डाल दें। तो हम क्या होगा, इन दोनों ही चीज़ें डालकर इसका जो है NPG का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है, रिमूवल NPG का हो जाएगा, ठीक है, और हमको एक नॉर्मल पेप्टाइड मिल जाएगा जो हमें चाहिए होता है। सिमिलरली जब हम सेकेंड वाला NPG में ही है TBOC, ठीक है, अगर TBOC ग्रुप है तो TBOC को रिमूव करने के लिए भी हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा इसके जैसा ही HBr प्लस CH3COOH होता है, या फिर हम इसको ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड यानी कि CF3COOH के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके होते हैं, इन दोनों तरीक़ों से क्या हो जाएगा, इसका रिमूवल हो जाएगा, किसका, TBOC का। तो आपको ये याद रखना है कि इन दोनों का रिमूवल सेम नहीं है, दोनों के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं, जिसमें कि ये वाला कॉमन है TBOC और उसके लिए बेंजाइल ऑक्सी कार्बोनिल के लिए, ठीक है। अब अगर हमको CPG का रिमूवल करवाना है तो उसके लिए तो सिंपली आप लोग क्या करते हैं, हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस, जो एस्टर वाला पार्ट हमें रिमूव कराना है ना, उसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, OH नेगेटिव और H2O की प्रेजेंस में, ठीक है। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो ये अलग से रिमूव हो जाता है, ठीक है, एस्टर जो होता है वो निकल जाता है, प्लस हमारे पास एक पेप्टाइड जो भी हमको चाहिए वो हमारे पास बच जाता है। ये बात समझ आ गई, क्लियर हो गया एकदम।
तो अब हम एक कंबाइंड रिएक्शन करने वाले हैं, ठीक है, यहीं पर ही समझा देती हूँ ना, ठीक है। तो अब हम कंबाइंड रिएक्शंस पे प्रोसीड करने वाले हैं। तो ये पूरी एक समरी हो जाएगी, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। मेरे पास एक अमीनो एसिड है NH3 पॉजिटिव, CH2 COO नेगेटिव। क्या है ये? ग्लाइसिन है, ठीक है। ग्लाइसिन के साथ मैंने सबसे पहले इसको N प्रोटेक्टिंग ग्रुप में डाला, ठीक है। N प्रोटेक्शन मैंने डाली, मैंने किसकी डाली? C6H5 CH2 COCl। आप लोगों को पता है ये क्या है? ये है बेंजोल ऑक्सी कार्बोनिल वाला ग्रुप। तो ये कहाँ पर अटैक करेगा? जब भी हम ये वाला ग्रुप डालते हैं तो ये N वाली साइड से अटैक करता है, तो ये N वाली साइड पे अटैक करेगा, ठीक है। N वाली साइड पे अटैक करेगा तो ये क्या फॉर्म कर लेगा? ये फॉर्म कर लेगा C6H5 CH2 CONH CH2 COO नेगेटिव, ठीक है। ये फॉर्म कर लिया इसने। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि हमें इसको एक्टिवेट कराना पड़ेगा, ठीक है, तभी यहाँ से कोई रिएक्शन होगा, ठीक है। इस वाली साइड से रिएक्शन होगा तो उसके लिए इसका एक्टिवेशन होगा। तो ये वाले स्टेप पे हम एक्टिवेशन का स्टेप यूज़ कर रहे हैं। एक्टिवेशन करवाएंगे कैसे? SOCl2 डाल देंगे तो ये बना लेगा C6H5 CH2 CONH CH2 COCl। अब यहाँ पर आके क्या होएगा? अटैक होगा, ठीक है। अटैक किसका होगा? अब मैंने इसमें एक चीज़ ऐड करी है, मैंने इसमें अपना दूसरा वाला अमीनो एसिड डाला है जिसको मेरे को इस वाले अमीनो एसिड के साथ कंबाइन कराना है, ठीक है। तो दूसरा अमीनो एसिड जो मैंने लिया है दैट इज़ NH3 पॉजिटिव CH3 COOH। दिस इज़ योर एलेनिन, ठीक है। पेपर में ये पूछा भी जाता है, एक बार आया भी था। ग्लाइसिन एलेनिन GLYALA का आप वो बताओ कैसे इसका वो करोगे सिंथेसिस क्लासिकल मेथड से। तो आपको ये सारे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या डाला? दूसरा अमीनो एसिड डाला जिसको मेरे को इस वाले अमीनो ग्लाइसिन के साथ कंबाइन करवाना है, ठीक है। तो मैं ये डालूंगी तो ये कहाँ से अटैक करेगा? क्योंकि ये वाला एक्टिवेटेड एंड है तो ये इस वाले एंड से अटैक करेगा। तो मेरे को क्या मिलेगा? C6H5 CH2 CONH CH2 CONH CH3 COOH। समझ आई बात? ये इसने यहाँ पर अटैक किया तो ये COCl निकल गया और ये NH2 वाला जाके यहाँ से मतलब इसके साथ बाइंड करके CONH बना लिया, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये वाला आपका पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को ये वाले यहाँ तक आप लोगों की बात क्लियर हो गई होगी। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को ये वाला मिल गया, मेरे को मेरा जो रिक्वायर्ड था वो मिल रहा है यहाँ पे ग्लाइसिन एलेनिन। लेकिन एक दिक्कत है कि अभी भी ये वाला ग्रुप अटैच्ड है N वाला। तो इस N वाले ग्रुप को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा स्टेप करेंगे? यहाँ पे रिमूवल करेंगे, ठीक है। तो मैंने रिमूवल वाला स्टेप यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे बेंजोल ऑक्सी कार्बोनिल है जो हमने यहाँ पढ़ा था, ठीक है। तो इसके दो मेथड होता है H2PD या CH3 COH इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ठीक है। तो मैं यहाँ पे H2PD वाला मेथड लगा रही हूँ, ठीक है। कैटालिटिक रिडक्शन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कैटालिटिक रिडक्शन हो जाएगी तो ये वाला ग्रुप अलग से निकल जाएगा। ये वाला ग्रुप कैसे निकल जाएगा? C6H5 N प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो निकल रहा है, ठीक है, CH3 प्लस CO2। ये साइड प्रोडक्ट्स इस फॉर्म में निकल जाएंगे और जो हमारा ग्लाइसिन एलेनिन है बचा हुआ वो हमको मिल जाएगा NH3 पॉजिटिव, ठीक है, या फिर आप इसको नॉर्मल लिखो NH2, ठीक है, CH2 CONH CH COOH CH3। दिस इज़ योर ग्लाइसिन एलेनिन जो कि हमको प्योर फॉर्म में मिल गया और ये आपका साइड प्रोडक्ट की फॉर्म में बाहर निकल गया। आई होप आप लोगों को अभी पूरा ओवरऑल रिएक्शन देख के ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा है। एक और मेथड हमारा बचा है दैट इज़ नोन एज मेरीफिल्ड सॉलिड फेज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो कीप वॉचिंग आवर वीडियो, ओके। एंड आगे आगे देखते जाना, हम सारी सीरीज़ कंप्लीट कर देंगे एंड आई होप आप लोगों को सब अच्छे से क्लियर हो रहा है। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।